नमो नमः। नमस्ते। राधे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारे संस्कृत व्याकरण के YouTube चैनल पे। और मुझे आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरे द्वारा बनाए गए आपको एजुकेशनल जो वीडियो है वो समझ में आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे, जिस हिसाब से आपके कमेंट्स, आपके रेस्पॉन्स मुझे मिलते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण। अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण। अब तक हमने हलंत प्रकरण, अजंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ा था। उसके अंदर हमने कई सारे शब्दों की सिद्धियां यहाँ पे बनाई थी। राम की बनाई, हरि की बनाई, सर्व की, सर्वनाम संज्ञक शब्दों की बनाई हमने, पति की बनाई, सखी की बनाई। अब हम अजंत स्त्रीलिंग प्रत्यय के अंदर, अजंत यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में अच रहने वाला है, तो ऐसे शब्दों की हम सिद्धि निर्माण अब आज से आगे की क्लासों में हम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं लक्ष्मी से। लक्ष्मी सभी को चाहिए और सभी लक्ष्मी के लिए भागदौड़ करते हैं। आज की क्लास भी हम लक्ष्मी से ही शुरू करेंगे। लक्ष्मी शब्द से तो नहीं करेंगे, लक्ष्मी को कहते हैं रमा, है ना। रमा, रमेश, रमा प्लस ईश, लक्ष्मी के ईश, लक्ष्मी के जो भगवान विष्णु जी। तो उसी तरह से रमा शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी, और हम रमा शब्द से बनने वाली सारी सिद्धियों को हम आगे की क्लासों में पढ़ने वाले हैं। पिछली कक्षा में हमने रमा शब्द के शब्द रूप हमने पढ़े थे अच्छे से, और अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रमा शब्द। रमा शब्द से प्रथमा के एक वचन में, प्रथमा एक वचन में जो सिद्धि यहाँ पे बनने वाली है उसमें और शब्द रूप में यहाँ पे कोई ज्यादा अंतर यहाँ पे रहने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पे रमा शब्द है, आकारांत शब्द है, आकारांत शब्द जितने भी होते हैं सभी स्त्रीलिंग में होते हैं, और अकारांत जितने भी शब्द होते हैं सभी पुल्लिंग में होते हैं। दूसरी बात, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे उन सभी शब्दों की हम नदी संज्ञा करेंगे। कौन सी संज्ञा करेंगे? नदी संज्ञा। चाहे वो आकारांत हो, चाहे वो इकारांत हो, चाहे ह्रीश्व उकारांत हो, चाहे कोई सा भी अंत वाला शब्द हो, अगर वो स्त्रीलिंग में आता है तो उसकी हम वहां पे नदी संज्ञा करेंगे। प्रथमा के एक वचन में रमा शब्द से जो रूप हम बनाने वाले हैं वो बनाएंगे रमा। रमा शब्द है और रमा ही सिद्धि बनेगी। जो शब्द होता है वही सिद्धि बनती है। तो इसका सीधा सा ये मतलब होता है कि जो भी प्रत्यय आएगा वो मारा जाएगा, उसका लोप होगा, बाकी उसका कुछ नहीं होगा। जो शब्द रूप बचेगा वो ही वहां पे सिद्धि बन जाएगी। तो हमारी रमा सिद्धि भी ऐसे बनेगी। प्रथमा एक वचन में रमा शब्द से शु प्रत्यय आएगा, और रमा शब्द से शु प्रत्यय आकर के रमा कैसे बनेगी। ठीक है। दूसरा जो मैटर है यहाँ पे, स्त्रीलिंग के जितने भी शब्द होते हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा से है। भाई इनकी प्रातिपदिक कौन से संज्ञा, कौन सा सूत्र करेगा? अर्थ प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए हमारे पास दो सूत्र हमने पढ़े। एक हमने पढ़ा अर्थवत धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम, और दूसरा हमने पढ़ा कृत तद्धित समासास्य। अब यहाँ पे कृत प्रत्ययों से और तद्धित प्रत्ययों से और सामासिक शब्दों से हमने कृत तद्धित समासास्य किससे उसकी प्रातिपदिक संज्ञा की थी, और जितने भी अर्थवान शब्द थे उन सभी की हमने अर्थवत धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम से यहाँ पे प्रातिपदिक संज्ञा की थी। अब जो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं वो स्त्री प्रत्ययों से बनने वाले शब्द हैं। कौन से प्रत्ययों से? स्त्री प्रत्ययों से बनने वाले शब्द। तो उनकी हम प्रातिपदिक संज्ञा किससे करेंगे? तो उसके लिए हम पढ़ते हैं एक सूत्र, न्याप प्रातिपदिकात। शुरू में आया था हमारे प्रवेशिका पुस्तक की चौथे नंबर का ही सूत्र है। तो उसमें न्याप प्रातिपदिकात सूत्र में सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि एक तो नी, आप प्रातिपदिकात, इस तरह से इस सूत्र का संधि विच्छेद होगा यहाँ पे, नी आप प्रातिपदिकात। ठीक है। अगर हम इसकी वृत्ति पढ़ते हैं, नयंतात, आबंतात,
प्रातिपदिका च स्वादिकार्यशात, ऐसे इसकी वृत्ति आती है कि इस सूत्र का जो मेन उद्देश्य होता है भाई सु आदि प्रत्यय कहाँ होंगे, सु आदि प्रत्यय कहाँ होंगे। जब स्ववजस मौढ़ सूत्र को ये समझाया गया कि ये सु प्रत्यय करेगा और सभी जगह जितने भी शब्द रूप बनेंगे उन सब में सु प्रत्यय होंगे, तो फिर नए प्रातिपदिका सूत्र ने ये समझाया था कि सु आदि प्रत्यय होंगे कहाँ कहाँ पे। तो इसने 3 चीज वहां पे बताई थी, एक तो नी, एक आप और एक प्रातिपदिका। इन 3 जगह है स्वादि प्रत्यय होंगे, नीप, ण्यंतात, आबंतात और प्रातिपदिकात। ऐसे शब्द जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई है वहां पे स्वादि प्रत्यय होंगे। ऐसे शब्द जिनके अंत में नी प्रत्यय लग चुका है यानी कि नी अंत वाला प्रत्यय लग चुका है वहां पे प्रातिपदिक संज्ञा होंगे। ऐसे शब्द जहां पे आब अंत वाला प्रत्यय लग चुका है वहां पे प्रातिपदिक संज्ञा, वहां पे स्वादि प्रत्यय होंगे। ठीक है, नी के अंदर जो हमारे प्रत्यय होने वाले हैं वो नीप, नीश और नीम, ये 3 प्रत्यय हैं नीप, नीश और नीम। अगर इन 3 प्रत्ययों से कोई शब्द बनता है तो वहां पे प्रातिपदिक संज्ञा होने नहीं होने के बाद भी सुप प्रत्यय वहां पे होने वाले हैं। दूसरा आप, इसमें टाप, डाप और चाप, ये 3 प्रत्यय होंगे, टाप, डाप और चाप। तीनों में से ही आप शेष रहता है, इन तीनों में नी शेष रहता है, इसलिए नी आप प्रातिपदिकात, ऐसे इस सूत्र को कहा गया है। तो ये सूत्र कहता है कि इन 3 जगह पर सु आदि प्रत्यय हम करेंगे। कौन सी 3 जगह? ऐसा प्रत्यय, ऐसा शब्द जिसमें नी प्रत्यय हो चुका है, ऐसा शब्द जिसमें आप प्रत्यय हो चुका है। देखो अब रमा शब्द है ना, इसमें आप प्रत्यय हो चुका है। ठीक है, तो टाप प्रत्यय होता है इसके अंदर, तो आप प्रत्यय हो चुका है तो इसमें स्वादि प्रत्यय हो जाएंगे बिना प्रातिपदिक संज्ञा के भी। और जो प्रातिपदिक जिनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो चुकी है अर्थवत धातु से और कृतद्धित समासास्य से, तो वहां पर भी सुप प्रत्यय होने वाले हैं। तो इस सूत्र से हमें यह समझ में आता है कि स्त्री प्रत्यय जो होंगे उनकी प्रातिपदिक संज्ञा हमें यहाँ पे नहीं करनी है। हम इस सूत्र के हिसाब से ही वहां पे सुप प्रत्यय कर सकेंगे। स्ववजस मौढ़ इस सूत्र के बाद में आ जाएगा इस सूत्र के अधिकार से। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम यहाँ पे रमा सिद्धि की। रमा सिद्धि कैसे बनेगी उसके लिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे रमा शब्दात। रमा शब्दात लिख लेंगे, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे नाप प्रातिपदिकात, ये सूत्र लिख लेंगे। इति सूत्र सहार्थेन, इस सूत्र की सहायता से है ना हम लिख लेंगे स्वौ जस मौढ़। सूत्र को हम पूरा लिख लेंगे, स्वौ जस मौढ़ षष्ठाभ्याम विष्णुभ्याम वैष्णवसीभ्याम नसी सामान्य शुभ। इस सूत्र से इत्यादि ना सूत्रेण, इत्यादि ना सूत्रेण हम यहाँ पे प्रथमा के एक वचन में, प्रथमा एक वचने सुप्रत्यय, प्रथमा के एक वचन में कौन सा प्रत्यय करेंगे हम? सुप्रत्यय कर लेंगे और अनुबंध लोप कर लेंगे। कौन सा लोप हो जाएगा यहाँ पे? अनुबंध लोप। सुप्रत्यय होने के बाद में अनुबंध लोप हो जाएगा, तो यहाँ पे स्थिति हमारे पास बच जाएगी रमा प्लस से इत्यत्र। अब देखो इसी चीज को हम इधर समझा रहे थे कि बिना प्रातिपदिक संज्ञा किए भी हम स्वादि प्रत्यय कर सकते हैं। किस सूत्र के हिसाब से? नया प्रातिपदिकात सूत्र के हिसाब से। नया प्रातिपदिकात कहता है कि स्वादिकारी सुप्रत्यय हम 3 जगह कर सकते हैं। एक तो जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई है वहां पे, दूसरा टाप प्रत्यय जहां पे आप अंतात मतलब टाप, डाप, चाप ये प्रत्यय लग चुके हैं वहां पे, और नीप, नीस, नीन ये प्रत्यय लग चुके हैं वहां पे। तो जो हमारा रमा शब्द था वो टाप प्रत्यय लग चुका है। रम शब्द होता है, रम धातु से रमा बनता है टाप प्रत्यय लग के, तो इस हिसाब से यहाँ पर हमने टाप प्रत्यय होने के कारण स्वादि प्रत्यय यहाँ पे कर लिया। अब हमारे पास स्थिति बच गई रमा प्लस से। अब हम इसकी संज्ञा कर देंगे, या तो हम इसकी नदी संज्ञा भी यहाँ पे करना चाहे तो कर सकते हैं कि जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे उन सभी की नदी संज्ञा यहाँ पे होगी, तो वो भी करें।
यू स्त्राक्यो नदी, सभी जगह करने की आवश्यकता नहीं है, एक दो सिद्धियों में हम यहाँ पे करेंगे। यू स्त्राक्यो नदी इति सूत्रेण नदी संज्ञा कृते, यहाँ पे नदी संज्ञा हो गई। अब यहाँ पे हम करेंगे इसकी, क्योंकि हमें स का लोप करना है, तो यहाँ पे हम अप्रयुक्त संज्ञा करेंगे, और अप्रयुक्त संज्ञा के लिए हमारा सूत्र आता है अप्रयुक्त एकाल प्रत्ययो हो। इस सूत्र के हिसाब से हम अप्रयुक्त संज्ञा कर देंगे। इति सूत्रेण अप्रयुक्त संज्ञा करते हैं। कौन सी संज्ञा हो चाहिए कि इसके यहाँ पे अप्रयुक्त संज्ञा। अप्रयुक्त संज्ञा किसकी होती है? प्रत्ययों की। अब यहाँ पे सूत्र आ जाएगा हमारा हलंगया बब्यो दीर्घात सुतिष्ये प्रक्तम हल इति सूत्रेण, जिसकी अप्रयुक्त संज्ञा हो गई उसका लोप हो जाएगा, तो स लोपे कृते। जैसे ही स का लोप होता है हमारे पास सिद्धि बन जाएगी रमा इति रूपम सिद्धम। तो ये थी हमारी रमा शब्द से बनने वाली पहली सिद्धि। बहुत ही सरल सिद्धि है, इसमें ज्यादा अपने को लोड नहीं लेना है। इस सूत्र की वजह से थोड़ा सा हमें समझने में दिक्कत आई, लेकिन सिद्धि तो बहुत सरल है। रमा प्लस स करेंगे, अप्रयुक्त संज्ञा कर देंगे, और स का यहाँ पे हलंग्या बब्बे दीर्घात से लोप हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर ले आसानी से। थैंक्स, धन्यवाद।